हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेविटी एजुकेशन पर। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की सीरीज़ चल रही थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। उसमें जो एक टॉपिक अब निकल करके आ रहा है वो है स्ट्रेस। इसके पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट छोटे छोटे हैं उन पे काम करते हुए अभी तक चले आ रहे हैं कंटिन्यूअस। अगर आपने वो वीडियोज़ ना देखे हों तो आप वहाँ पर जा करके देखें और उसके बाद हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मज़ा आने वाला है आपको थ्रू आउट द होल जर्नी। देखो, जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया है, पिछले लेक्चर्स में बताया है कि भैया कोई कंपोनेंट है उस पर लोड लगा रहे हैं। लोड क्या हो रहा है, लोड जब लगा रहे हैं तो उस पर इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। और इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस क्यों डेवलप होते हैं? क्योंकि डिफॉर्मेशन होना चाहता है कंपोनेंट, लेकिन कंपोनेंट के अंदर अपने एक एनर्जी भी होती है। वो एनर्जी क्या करती है? डिफॉर्मेशन होने से बचाती है। हम बाहर से लोड लगा रहे हैं, जो मटेरियल्स हैं वो आपस में बंधे हुए हैं एक एनर्जी से, तो वो एनर्जी डिफॉर्मेशन को क्या करती है? रेसिस्ट करती है। वही रेसिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस है। और इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस पर यूनिट एरिया ही क्या होती हैं? स्ट्रेसेस होती हैं। तो स्ट्रेसेस के बारे में कुछ देखो, अंग्रेजी में लिखा है। अंग्रेजी में क्या लिखा है? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज एन इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन caused due to load acting on the member। साधारण सी बात है, कोई बहुत कठिन बात नहीं है। हम लोग इससे ज्यादा कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। लोड पी लगाया, जब लोड पी लगाया एक सेक्शन कट किया, जब सेक्शन कट किया तो यहाँ पर ये आया, ये आया, ये लोड पी लगा रहे हैं और क्या हो रहा है? इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं। ये इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस दीज आर व्हाट? यही क्या है? स्ट्रेसेस हैं, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस। और एक बात जान लो कि जब अगर बॉडी फ्री फ्लो कर रही है, फ्री मूव कर रही है, समझना बात को कैसे, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओनली व्हेन द स्ट्रेन इज टोटली और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड। देखो, एक समझो एक ब्लॉक है इस तरह का, हाँ, हमने क्या किया, यहाँ पे ये है इस तरह से एक लोड पी लगाया। जब ये लोड पी लगाया तो क्या हुआ कि यहाँ से एक लोड ये लगा पी। अब क्या हुआ कि स्ट्रेस जो है वो डेवलप हो रही है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे लोड पी लगा रहे हैं। पी लगाने के बाद ये क्या हुआ? कंप्रेसिव स्टेट में आया। कंप्रेसिव स्टेट में आया। अब ये मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बना रहना चाहता है, लेकिन क्या होगा? डिफॉर्मेशन होगा। डिफॉर्मेशन की वजह से क्या हो जाएगा? स्ट्रेसेस जो है वो यहाँ पिक्चर में आ जाएंगे। डिफॉर्मेशन को मटेरियल रेसिस्ट करेगा ना। तो इसमें एक बात लिखी हुई है, स्ट्रेस इज डेवलप्ड ओनली व्हेन द स्ट्रेन इज टोटली और पार्शियली रिस्ट्रिक्टेड। देखो, जैसे ब्लॉक है, इसको हम ऐसे लोड पी लगा के फ्री खींचते चले जा रहे हैं, स्ट्रेसेस लगेंगे। हाँ, लोड लगा रहे हैं पी, इसमें स्ट्रेसेस लगेंगे। एक बात बताओ, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक पॉइंट ऐसा आया था जहां पे स्ट्रेसेस जो है वो लगना बंद हो गए थे। हम लगा रहे थे तो बॉडी रेसिस्ट ही नहीं कर रही थी। क्यों नहीं कर रही थी? क्योंकि वहां पे क्या था? बॉडी फ्री फ्लो होती चली जा रही थी, फ्री एक्सपेंशन हो रहा था। तो जहां पे फ्री एक्सपेंशन होगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, वहां पे फ्री एक्सपेंशन जहां होगा वहां पे स्ट्रेसेस जो होंगी वो लगने वाली जीरो होंगी। जब तक इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप नहीं होंगे पिक्चर में, तब तक बॉडी में स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगी। और फ्री एक्सपेंशन है, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप ही नहीं हो रहा है, बॉडी के अंदर इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बची कि वो अपने आप को मैनेज कर पाए। तो फ्री एक्सपेंशन, स्ट्रेसेस आर इक्वल टू जीरो। और एक बात जानो, जब डिफॉर्मेशन होता है, स्ट्रेन जब होता है किसी डायरेक्शन में, तो जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं? जीरो होते हैं। देखो, जैसे सपोज यहाँ पे हमने एक ये ब्लॉक लिया, एक ये बार लिया, इस बार को हमने क्या किया? इसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। हाँ, इसका टेम्परेचर हमने बढ़ाया। जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो यहाँ तक हो जाएगा, इतनी लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। हाँ, तो देखो यहाँ पे जब लेंथ बढ़ेगी तो इसमें कोई भी स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे। पता है क्यों? क्योंकि ये फ्री एक्सपेंशन है। अभी यहीं अगर हम एक ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक के सामने एक वॉल रख देते या कोई ऐसा रुकावट रख देते या कोई स्प्रिंग लगा देते, तब कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेसेस डेवलप होती। तो स्ट्रेंथ जो हैं उनकी वजह से स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं। जब कंपोनेंट है कोई, वो उसमें जब डिफॉर्मेशन आएगा तब
उस स्थिति में ही स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। भाई डिफॉर्मेशन जब आएगा तो इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस क्या करेंगे, उनको रोकना चाहेंगे उस डिफॉर्मेशन को, तभी तो स्ट्रेसेस आएंगे। तो जब कंपोनेंट के अंदर स्ट्रेन्स डेवलप होते हैं देन डिफॉर्मेशन या स्ट्रेन आता है, तभी स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप होती हैं। तो कहते हैं कि स्ट्रेन्स जो हैं या डिफॉर्मेशन आर द मेन कॉज ऑफ स्ट्रेसेस। तो ये एक छोटी सी बात हो गई। तो यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्रेन is the cause of stress। यहाँ पे इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आती है, स्ट्रेंथ की बात करते हैं। भाई स्ट्रेंथ क्या होती है किसी कंपोनेंट की। तो अच्छा एक बात बताओ, स्ट्रेंथ से क्या समझ में आता है। एक ये ब्लॉक है, हमने कहा कि भैया ये जो है 100 किलो न्यूटन लोड जैसे ही लगाएंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये खींचना, मतलब ये फेल हो जाएगा। मतलब कि अगर ये ब्लॉक पे 1 किलो न्यूटन का लोड लगाएं तो बड़ी अच्छी बात है, ये बियर करेगा। 2 किलो न्यूटन का लगाएं, ऐसे 99 किलो न्यूटन तक लगाएं, तो ये क्या करेगा, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप करेगा। और इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस जब डेवलप करेगा तो क्या होगा, स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। कंपोनेंट के अंदर अपनी एक मजबूती बनी हुई है। 101 किलो न्यूटन लगा दें, जैसे ही हमने 101 किलो न्यूटन लगाया, इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस डेवलप हो तो रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, मटेरियल फेल कर गया। आप समझ पा रहे हैं, मटेरियल क्या हो गया, फेल कर गया। क्यों, क्योंकि मटेरियल डिफॉर्म हो गया। अभी तक क्या था, डिफॉर्मेशन से इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस बचे हुए, डिफॉर्मेशन से कंपोनेंट को इंटरनल रेसिस्टिंग फोर्सेस ने बचाया हुआ था। बट अब क्या हुआ कि मटेरियल जो है इस लोड पे फ्री फ्लो कर गया, मटेरियल क्या हो गया, फेल हो गया। तो जिस वैल्यू लोड की, जिस वैल्यू या कपल की जिस वैल्यू तक कंपोनेंट ने लोड बियर किया है या कपल बियर किया है, दैट मैक्सिमम वैल्यू जहां पे मटेरियल फेल नहीं हो रहा है इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। आप समझ रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है देखो, strength is defined as the maximum or limiting value of stress that a material can withstand without any failure or fracture। भाई इस लोड को लगाया, इस लोड के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेसेस डेवलप हुई होंगी, हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस दैट अ मटेरियल कैन विदस्टैंड विदाउट एनी फेलियर क्या कहलाएगा, कंपोनेंट की स्ट्रेंथ कहलाएगी। क्लियर। तो ये बात हो गई स्ट्रेंथ की। अब देखो जैसे हम बात करें स्ट्रेंथ में, माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ पे अगर बात करते हैं तो माइल्ड स्टील के लिए SYT यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन फॉर माइल्ड स्टील कितना आता है, 250 MPa आता है। हमें पता है, हमने स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर में देखा है कि माइल्ड स्टील का SYT इज हाउ मच, 250 MPa। मतलब माइल्ड स्टील जो है 250 MPa तक बियर करेगा, उसके बाद क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। दिस इज व्हाट, स्ट्रेंथ। कहाँ पे, जब माइल्ड स्टील को टेंसाइल लोडिंग दे रहे हैं, टेंसाइल लोडिंग के बाद उसमें यील्डिंग शुरू हो जाएगी, मटेरियल ढीला हो जाएगा, लूज हो जाएगा। और यील्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ इन टेंशन माइल्ड स्टील की कितनी होती है, वो होती है 400 MPa। मतलब ये अल्टीमेट वैल्यू हो गई वर्क हार्डनिंग। याद होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन वर्क हार्डनिंग, उसके बाद क्या होगा, और लोड लगाएंगे मटेरियल ब्रेक कर जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्लियर। अब देखो मटेरियल को यील्डिंग से अगर बचाना है तो सिग्मा इंड्यूस्ड शुड लेस देन और इक्वल टू SYT, बताइए। और यहाँ पे अगर ब्रेकिंग से बचाना है मटेरियल को तो सिग्मा इंड्यूस्ड शुड लेस देन और इक्वल टू SUT। क्लियर। ये हो गई बात। और देखो एक बात जान लो, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे डक्टाइल मटेरियल टेंशन में स्ट्रांग होता है, शियर में वीक होता है। याद रखना, डक्टाइल मटेरियल इज स्ट्रांग इन टेंशन एंड वीक इन शियर, और ब्रिटल मटेरियल स्ट्रांग इन कंप्रेशन एंड वीक इन टेंशन। हाँ, समझ रहे बात।
और जो डक्टाइल मटेरियल है वो आपका यील्ड स्ट्रेंथ इन कंप्रेशन और यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन दोनों में ऑलमोस्ट इक्वल होती है डक्टाइल मटेरियल की। और जो डक्टाइल मटेरियल आपका कंप्रेशन शियर में फेलियर कर जाता है। लिख के बताते हैं। फॉर डक्टाइल मटेरियल इसको हम ऐसे भी करते हैं कि जो डक्टाइल मटेरियल है वो यील्डिंग, अगर उसमें टेंशन है तो यील्डिंग होगी, लेकिन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगी यील्ड स्ट्रेंथ इन टेंशन में होगी डक्टाइल मटेरियल की, और सबसे कम होगी यील्ड स्ट्रेंथ मटेरियल की डक्टाइल मटेरियल की शियर में। मतलब कि अगर एक कंपोनेंट है डक्टाइल मटेरियल का बना हुआ है, उसमें शियर लोड लगाएं, उसमें टेंशन लोड लगाएं और उसमें कंप्रेशन लगाएं, तो वो शियर से फेल कर जाएगा, शियर लोड में वो फेलियर कर जाएगा। तो जो डक्टाइल मटेरियल है वो शियर में वीक होता है। यहां से एक बात समझ में आ गई, डक्टाइल मटेरियल is weak in shear और ductile material is strong in tension याद रख लेंगे। डक्टाइल मटेरियल इज इक्वली स्ट्रॉन्ग इन टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन, बट weak in shear, failure will take place in ductile material during shear loading। और अगर बात करें ब्रिटल मटेरियल की, तो ब्रिटल मटेरियल के लिए देख लो क्या होगा। फॉर ब्रिटल मटेरियल, और brittle material, ultimate strength in compression is greater than ultimate strength in shear is greater than ultimate strength in tension। तो brittle material, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, brittle material is weak in tension and strong in compression। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये दोनों। ये जब हम थियरी ऑफ फेलियर पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स में, थियरी ऑफ फेलियर्स, वहां पर ये कॉन्सेप्ट ही जो है कोर कॉन्सेप्ट होगा। बस ये दो लाइनें पूरी थियरी ऑफ फेलियर्स को डिफाइन करने वाली हैं, आप ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर इतनी सारी बातें हम लोगों ने कर ली हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि भैया इसकी यूनिट की स्ट्रेंथ की यूनिट्स क्या होती है। यूनिट जो है मेगा पास्कल, पास्कल, गीगा पास्कल, इस तरह से होती है। उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो आज के लिए जो हमारा लेक्चर है इतना ही है। आप इस लेक्चर को देखें, एक बार नहीं समझ में आ रहा है 2 बार देखें, 3 बार देखें, कमेंट में पूछें अगर कोई समस्या है, कोई संदेह है, कुछ और जानना चाहते हैं, और अगर कुछ छूट रहा है बीच में और आपकी क्वेरी है तो उसको भी पूछें। बाकी ग्रेविटी एजुकेशन हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।